हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। इसमें आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर प्रश्नावली 6.2 जो कि है आपका वर्धमान और ह्रासमान फलन। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है ये बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। ये चैप्टर जो है आपको 6.2 में तो काम आ ही रहा है, 6.5 में भी एग्जैक्ट पूरा ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा गया है वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान मतलब बढ़ रहा है, ह्रासमान मतलब घट रहा है फलन। इसका क्या मतलब है तो आपको हम ग्राफ बनाकर कायदे से समझाएंगे। आराम से आप लोग केवल सीखिए और देखिए, बस इतना आपको करना है। ठीक है, तो एक ग्राफ आपका ये हो जाता है जिसमें ये रहा आपका वाई अक्ष, ये रहा आपका एक्स अक्ष। ठीक है, एक ग्राफ ये हो जाता है, ये आपका वाई अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष। ठीक है, वर्धमान के लिए ये मान लीजिए वर्धमान के लिए फलन है वर्धमान, और ये रहा ह्रासमान, ह्रासमान के लिए फलन। किस प्रकार से वर्धमान के लिए बनता है? वर्धमान के लिए बनता है यूं और ह्रासमान के लिए बनता है यूं। ठीक है, अब आप समझिए, यदि हम x की वैल्यू बढ़ाएं, x की वैल्यू मतलब यहाँ पर हमारा x1 मान है, x1 मान यदि हम इस किसी फलन में रखें तो यहाँ से हमें क्या फलन मिलेगा? ये आपका है f(x1). ठीक है, यदि x1 की जगह पर हम लोग x2 रखें तो आपका फलन ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि f(x2). यदि हम x की वैल्यू मतलब x3 वैल्यू रखें तो हमें फलन क्या प्राप्त होगा? तो हमें फलन प्राप्त होगा f(x3). कहने का मतलब ये है कि हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो फलन बढ़ता जा रहा है, फलन का मान बढ़ रहा है। फलन का मान मतलब ये जो f(x1), x2, x3 है, ये एक प्रकार से y बराबर ही है, y बराबर f(x) ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं कि वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये वर्धमान फलन है। ठीक है, और यदि यहाँ पर देखें तो x1 की जो वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमें यहाँ पर जो फलन प्राप्त होगा वो f(x1) प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पर हमें x का मान x2 अगर यदि रखें तो हमें फलन f2 ये प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर हम x3 रखें तो हमें फलन f(x2) हो गया, यानी एक प्रकार से x2 रख सकते हैं और इसको हम f(x3). यानी यहाँ हो क्या रहा, जब x की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, जब x1 था तब ये फलन मिला, यानी f(x1) मिला। जब x2 रखा तो फलन x1 से x2 हो गया, यानी कि यहाँ था फलन यहाँ आ गया। इसमें क्या हुआ, फलन यहाँ था यहाँ आ गया, यानी यहाँ बढ़ रहा, यहाँ ग्राफ बढ़ रहा है और यहाँ ग्राफ घट रहा है। x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी y f(x) ही है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। और यहाँ पर
यदि x का जो मान है वो हम बढ़ा रहे हैं तो y का मान घट रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर y का मान इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फलन वर्धमान फलन होगा और ये फलन ह्रासमान फलन होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ये ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन, ठीक है, ये ह्रासमान फलन है। तो इतना बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आप बता दीजिए। इसके कुछ थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझेंगे इसके, इन दोनों के बारे में, इनके और थोड़ा से हम अंदर चलेंगे तो हमें और दो वैरायटी मिलेंगी। एक वैरायटी तो आपकी ये वर्धमान है, एक अलग वैरायटी निकल के आती है। क्या अलग वैरायटी निकल के आती है, तो पहले इनको हम रब कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम दोनों को रब कर देते हैं। अब हम इसकी टोटल 4 वैरायटी निकालेंगे। 4 वैरायटी मतलब 4 वैरायटी ये होगा। पहला, ये मान बढ़ रहा, ये किसके लिए है, ये वर्धमान। उसके बाद एक आपका ये रहा जिसमें ग्राफ घट रहा, और एक इसी का अलग ब्रांड निकल के आता है जो कि सीधे ग्राफ बढ़ा, फिर बराबर हो गया, फ्लैट हो गया, फिर बढ़ गया। और दूसरा ये है, कौन सा है दूसरा, फलन बढ़ा, सॉरी घटा, बराबर हुआ, फिर घटने लगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसको हम किस प्रकार से, इन चारों फलनों में किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि कौन फलन वर्धमान है, कौन ह्रासमान है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस वक्र में कहीं पर भी आप एक बिंदु लीजिए और वहाँ की प्रवणता निकाल लीजिए। प्रवणता निकालने के लिए एक सीधी लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, और x अक्ष के साथ जो कोण बनता है उस कोण के सहारे हम लोग निकाल लेते हैं प्रवणता। प्रवणता मतलब, प्रवणता को हम लोग tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 अंश से कम ही होगी, 90 अंश से कम ही होगी। फिक्स है, ये फिक्स है कि यहाँ पर जो थीटा आएगा वो 90 अंश से कम ही होगा। जब 90 अंश से कम होगा तो थीटा का मान 0 से बड़ा होगा। थीटा का मान 0 से बड़ा होगा मतलब प्लस वैल्यू में रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। और उसके बाद आगे देखिए, अब इसमें समझिए, यदि हम यहाँ पर प्रवणता निकालनी चाहें तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये वाला जो आपका कोण निकल के आएगा थीटा, किसमें, ये आपका वर्धमान के लिए है, ठीक है। इसको भी वर्धमान ह्रासमान न बताएं, सिर्फ इतना जाने कि ये इंक्रीज हो रहा है यानी वर्धमान के लिए है, और ये आपका ह्रासमान के लिए। यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 अंश से बड़ी होगी लेकिन 180 अंश से छोटा होगा। थीटा का मान फिक्स है। यहाँ पर जब हम tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान 0 से छोटा आएगा। जैसे ही थीटा का मान 0 से छोटा आया, अच्छा, tan थीटा प्रवणता होती क्या, प्रवणता होती है dy/dx। क्या होता है, f' बोल सकते हैं, dy/dx बोल सकते हैं, अवकलन बोल सकते हैं, अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवकलन होगा वो 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा है मतलब फलन वर्धमान है। और यहाँ पर थीटा का मान 19 डिग्री से बड़ा है तो जैसी बात है कि tan थीटा माइनस में आएगा। tan थीटा माइनस में आने का मतलब है कि dy/dx 0 से छोटा आएगा, ठीक है, 0 से छोटा आएगा।
यानी आप इसको दूसरे शब्दों में एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। फलन माइनस में आ गया, माइनस वैल्यू में आ गया, इसका मतलब ये है कि फलन ह्रासमान है। अब लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, लगातार ये लगातार क्या सॉरी ये लगातार कम होता जा रहा, लगातार ग्राफ गिर रहा नीचे की ओर। इसका मतलब ये है कि निरंतर निरंतर क्या है, ह्रासमान फलन है। निरंतर ह्रासमान फलन है। निरंतर यहाँ पर कंटिन्यू क्या हो रहा, कंटिन्यू ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा, यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा, निरंतर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। इसका मतलब ये है कि निरंतर निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन देखिए, यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां पर जो एफ डैश एक्स है वो तो 0 से बड़ा है, मतलब बढ़ रहा। यहां पर यहां से यहां तक में एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है वो तो 0 है ना, कोई कोण ही नहीं है, थीटा की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स यहाँ से यहाँ तक में 0 रहेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हो ये रहा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ रही, बढ़ते बढ़ते फ्लैट हो जा रही, बराबर हो जा रही, 0 हो जा रही, फिर बढ़ने लगती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्धमान फलन। वर्धमान फलन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्धमान फलन। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास की वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये भी वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो ये रहा कि पहले ग्राफ गिर रहा नीचे की ओर, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो नीचे की ओर गिरी जा रही, 0 से छोटी वैल्यू। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये एक्स अक्ष के समांतर हो गया, यानी थीटा का मान जो है वो 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स का जो मान है वो भी 0 हो गया, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0, यानी एफ डैश एक्स 0 हो गया। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक फलन फिर घटने लगा, फलन फिर घटने लगा। तो ऐसे फलन को हम लोग ह्रासमान फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्रासमान, ह्रासमान है ह्रासमान फलन। ठीक है, इस अब देखिए समझिए, सीधे मोटा मोटा आप लोग समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है। निरंतर वर्धमान फलन तब होगा जब ग्राफ बढ़ रहा बढ़ता ही जा रहा है, मतलब अवकलन तो करना ही होगा, अवकलन करना ही होगा, क्योंकि हम लोग प्रवणता अवकलन करके ही निकालते हैं। तो tan थीटा है वो प्रवणता ढाल m आपका dy/dx के बराबर होता है, यानी कि यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो निरंतर वर्धमान फलन होगा। यहाँ पर इक्वल 0 नहीं होगा, इक्वल 0 नहीं होगा। ठीक है, इक्वल 0 अगर हो जाता तो ये कंडीशन आ जाती, ये आ जाता है, यानी वर्धमान फलन हो जाता है। समझ गया कि नहीं, यानी कि यहाँ पर जब आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपका फलन वर्धमान फलन होगा, और ये आपका ग्राफ गिरता ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स dy/dx 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक वैल्यू में जाएगा, घटता ही जा रहा। इसका मतलब है कि निरंतर ह्रासमान फलन होगा। और यहाँ पर पहले ग्राफ गिर रहा
फिर फ्लैट हो जा रहा, बराबर हो जा रहा, जीरो के बराबर हो जा रहा। उसके बाद एफ डैश एक्स फिर क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, मतलब ग्राफ गिरता ही जा रहा। इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल जीरो हो जाए तो ये होता है ह्रासमान फलन। ठीक है, इतना आप लोगों ने मोटा मोटा सीख लिया है। अब समझते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है कि यहीं पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इतने में ही हमारी बात पूरी हो जाएगी। नंबर एक निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन के लिए कंडीशन क्या है कि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हो, बराबर ना हो। दूसरी कंडीशन क्या है, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। वर्धमान फलन में जो एफ डैश एक्स है वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, तो ऐसे फलन को लोग वर्धमान फलन बोलेंगे। तीसरा, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान फलन। ये कंडीशन तब होगी जब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, इक्वल नॉट जीरो नहीं होगा। ठीक है, और चौथा और लास्ट आपका बच जाता है, क्या बच जाएगा, हाँ, ह्रासमान, ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन ऐसी कंडीशन में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है, देखिए ये चार तो कंडीशन आपकी फिक्स है। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो फलन निरंतर वर्धमान फलन होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी तो वर्धमान फलन होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी यानी माइनस वैल्यू में होगा तो निरंतर ह्रासमान फलन होगा। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से छोटा हो गया तो ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन आपकी और भी निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि फलन जो है वर्धमान, ना तो वर्धमान और ना तो ह्रासमान होता है। ये कंडीशन कब होती है तो उसको भी हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा से ऑब्जर्व कीजिए, पचा लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए टाइम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो। ठीक है, आगे अब हम ये सीखेंगे कि फलन कब ह्रासमान होता है, कब वर्धमान होता है। ये तो हमने सीख लिया। ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान होता है, ये ऐसा कब फलन होता है। ये फलन हम साइन का ग्राफ बना के सीखते हैं। साइन एक्स फलन के लिए, साइन एक्स फलन के लिए, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनता किस प्रकार से है ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा लेते हैं। हम अंतराल 0 से 2 पाई के बीच में बात कर रहे हैं। केवल अंतराल हम ये देख रहे हैं
अंतराल 0 से 2 पाई, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब ये होता है कि ये दोनों नंबर भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बीचों बीच में इस जगह पर आपका अंतराल होता है पाई बाई 2, ये आपका पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये शायद दिख ना रहा हो, इसको बड़ा सा लिख दें 3 पाई बाई 2, और ये रहा 2 पाई। ठीक है, अब इतने में आप लोग देखिए, इतने में और इधर इतने में देखिए ग्राफ यहाँ से बढ़ रहा, यहाँ से बढ़ना ग्राफ शुरू हुआ, यहाँ पर पहुँचते ही ग्राफ इंक्रीज होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, फिर गिरता ही जा रहा। ये आपका यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 है। गिरता ही जा रहा, गिरने के बाद यहाँ से पहुँचने के बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि 0 से 2 पाई अंतराल या यहाँ पर लिख देते हैं साइन x फलन अंतराल 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई नहीं पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 और यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में फलन क्या हो रहा, वर्धमान फलन है। क्या है, वर्धमान फलन। यहाँ से यहाँ तक हमने चेक किया फलन बढ़ रहा, यहाँ से 3 पाई बाई 2 से फलन बढ़ रहा, यानी कि 0 से पाई बाई 2 में, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में फलन बढ़ रहा है, यानी कि वर्धमान फलन है। अंतराल में वर्धमान फलन है। उसके बाद अब नीचे थोड़ा से आ जाते हैं, साइन x अंतराल, या तो एक ही अंतराल बन रहा है, क्या अंतराल कि पाई बाई 2 से होते हुए यहाँ तक, यहाँ से लगा के यहाँ तक, यानी कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में फलन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हम लिखेंगे साइन x अंतराल इतने में ह्रासमान क्या है, ह्रासमान है। वैसे ह्रासमान फलन नहीं, केवल ह्रासमान है। वृद्धिमान ह्रासमान एक ही है, वृद्धिमान अलग, वर्धमान एक ही है। ठीक है, कहीं कहीं आपको वृद्धिमान भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर ह्रासमान है। अब ऐसी कंडीशन में अब अगर आप देखें कौन सा अंतराल, अगर हम अंतराल देखें साइन x फलन अंतराल 0 से 2 पाई में अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो फलन बढ़ रहा, घट रहा, बढ़ रहा। तो ऐसी कंडीशन में फलन ना तो वर्धमान होता है ना तो ह्रासमान होता है। इससे हम इस कंडीशन को बोलते हैं जब फलन बढ़े भी घटे भी, एक ही फलन की बात हो रही, एक ही फलन में है ये,
0 से π/2 में तो वर्धमान है, 0 से π/2 और 3π/2 से 2π में फलन वर्धमान है। π/2 से पाई कह लीजिए या π/2 से 3π/2 में ह्रासमान फलन है। अल्टीमेटली देखा जाए कि 0 से 2π में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वृद्धिमान ह्रासमान देखने को मिल रहा है। तो साइन फलन अंतराल 0 से 2π में ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है बच्चों, और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्धमान फलन ह्रासमान फलन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। आप इसे एक बार और समझ लीजिए। कहीं पर कोई समस्या आई हो, कोई डाउट आया हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं हम। ठीक है, एक एक बच्चों का कमेंट जरूर हम लोग पढ़ते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आज की क्लास लेंगे। ठीक है, और प्रयास करेंगे जितने क्वेश्चन आज की क्लास में हो सके करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि R पर fx 3x + 17 से प्रदत्त निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्या कहा गया है कि वर्धमान है। तो सबसे पहले हमें जो फलन दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो fx बराबर 3x + 17 ये फलन हमें दिया गया है। ठीक है, हमें निरंतर वर्धमान या ह्रासमान या वर्धमान ह्रासमान चेक करने के लिए हमें इसका f' तो निकालना ही पड़ेगा। ये हम निकाल लेंगे। 3x का अवकलन हो जाएगा 1, 17 का हो जाएगा 0, यानी f' बराबर 3, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। और निरंतर वर्धमान के लिए हम 0 से बड़ा ही दिखाएंगे, इक्वल 0 नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसने कहा निरंतर वर्धमान है। तो लिखेंगे चूंकि f' ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर R पर निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है। ठीक है, हमने पहली कंडीशन आपको यही बताई थी कि निरंतर वर्धमान के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी वो निरंतर वर्धमान होगा। अगर आपने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया तो ये केवल वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान नहीं होगा, केवल वर्धमान होगा। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर पर fx बराबर e⁻2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। वैसे यहाँ पर फलन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, ये हमें कहा गया है। तो सबसे पहले में जो फलन दिया गया है उसे हम एज इट इज लिख लेंगे e⁻2x। अब इसका हम निकालेंगे f' यानी अवकलन करेंगे e⁻x का e⁻x। अब घात का अवकलन करेंगे, क्या है 2x
तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा ई की पावर 2x इंटू 2 × 1, तो फाइनल आपका एफ डैश आएगा 2e की पावर 2x। ठीक है, अब ये जो है इसमें कहा गया कि निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए निरंतर वर्धमान फलन के लिए ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 है, क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर कोई भी हम x बराबर रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ये धनात्मक ही आएगा क्योंकि e का जो मान है वो लगभग 2.187 है, इतना होता है। अब इसकी आप कोई भी पावर लगा देंगे, 2.187 की कोई भी पावर लगाएंगे वो तो आएगा तो 0 से बड़ा ही, 0 से बड़ा ही आएगा। अब आप कहेंगे यहाँ x बराबर माइनस वैल्यू ले लीजिए, तो x बराबर अब माइनस वैल्यू ले भी लेते हैं, x बराबर मान लो -1 ले लिया तो -2 हो गया। अब ये बटे में आ जाएगा e की पावर स्क्वायर, फिर वही हो गया, धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ, 0 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन रियल नंबर पर या तो ऐसे लिख दीजिए, फलन x बिलोंग्स टू R पर निरंतर वर्धमान है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से आप लोग इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कोई समस्या हुई क्या? कोई समस्या हुई हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सबसे खास बात कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन ए नंबर है कि अंतराल 0, π/2 में निरंतर वर्धमान फलन है, π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान फलन है, और 0 से पाई में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान फलन है। तो हमें इसको प्रूफ करना है, 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड कि हमें जो फलन दिया गया है उसको हम लिख लें sin x, इसका हम कर देते हैं अवकलन, क्योंकि हमें f डैश x तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा f डैश x बराबर sin x का अवकलन होता है cos x, इसको बना देते हैं समीकरण 1। अब हमें थोड़ा अंतराल निकालने के लिए हम ये करते हैं कि f डैश x बराबर 0 दिखा देते हैं, जो कि f डैश x किसके बराबर है, cos x बराबर कितना, 0, संख्या रेखा में दिखाएंगे। ठीक है, तो cos x बराबर 0 किसकी वैल्यू है, cos π/2 की, यानी 90 की। तो cos से cos कट जाएगा, x बराबर आएगा π/2। तो आपका जो अंतराल बनेगा, कहाँ से कहाँ तक की बात की है, बात हो रही है 0 से पाई के बीच, लेकिन इन्हीं के बीच में कौन आ गया, π/2। तो उसने इस अंतराल की बात की है कि 0 से π/2 में फलन निरंतर वर्धमान होगा, और π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान फलन होगा, ये कहा है। और 0 से पाई के बीच
फलन ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, ये कहा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम देखेंगे किस अंतराल में, इस अंतराल की बात की है 0 से π/2 में, तो लिखेंगे निरंतर, ये ए नंबर है आपका, ए नंबर, निरंतर वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए, निरंतर वर्धमान फलन के लिए हमें जो दिया गया है f'(x), वो क्या दिया गया है, cos x। अब हम इस अंतराल में चेक करेंगे कि जो f'(x) है वो इस अंतराल में धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, क्योंकि हमें पता है कि f'(x) cos x की जो वैल्यू हो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी फलन निरंतर वर्धमान हो सकता है। तो π/2 से छोटा कोण आपको कौन मिल सकता है, π/2 से छोटा कोण आपको π/4 मिलेगा, यानी 45 का मान। अब आपको इसमें ये आपका रफली काम होगा, यहाँ पर ये आपका रफली काम बता रहा है। ठीक है, तो आप बाहर निकाल के देखेंगे कि f'(x), x की जगह पर आप रखेंगे π/4, तो ये हो जाएगा cos π/4, यानी f'(π/4) बराबर cos 45 का मान होता है 1/√2, जो कि 0 से बड़ा है। इससे प्रूफ होता है कि 0 से π/2 में फलन क्या है, वर्धमान है। ये आपका रफली काम होगा, यानी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि अंतराल 0, π/2 में f'(x) ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन 0, π/2 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ये रहा आपका ए नंबर। अब बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर चेक कर लेते हैं। π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान फलन है, तो यहाँ पर लिखेंगे निरंतर ह्रासमान फलन के लिए, ह्रासमान फलन के लिए f'(x) बराबर जो cos x है वो 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा कब होगा, यदि π/2 से बड़ी वैल्यू हम कोई भी रख लेते हैं, इसको रिमेट देते हैं। ठीक है, इस बार हम इस अंतराल में चेक करेंगे, π/2 यानी 90 से बड़ी, 90 से बड़ी हम 135 रख के देखते हैं, क्या 135 यानी 90 + 30। ठीक है, तो रखेंगे f'(x) बराबर हमें फलन दिया गया है cos 30, तो f' इसके बाद मिलने वाला जो 135 है, 135 को अगर हम पाई में चेंज करें तो क्या चेंज करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 3 15, 3 बढ़ेगा 5 6 30, 9 3 27, 9 4 36, यानी कि 3π/4 रखेंगे, जो कि आपका कितना होता है 135, तो 90 + 45 हो जाएगा, 90 + 45 यानी कि cos π/2 प्लस π/4 करेंगे
तो आपका कितना आएगा, कितना आ जाएगा, यही तो आएगा, यानी कि 3π/4। और यहाँ पर आपका एक फार्मूला लगता है, कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन सा लग जाएगा, cos 90 + थीटा माइनस का sin थीटा होता है, यानी आएगा माइनस का √2, यानी ये ऋणात्मक आ रहा। जब ये ऋणात्मक आ रहा इसका मतलब है कि ये इसका जो मान है 0 से कम होगा। तो लिखेंगे चूंकि अंतराल π/2 से पाई में f'(x) <0, इसलिए फलन π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, ये रहा आपका बी नंबर। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर बिल्कुल आसान है। हम जब आपको लॉजिक बता रहे थे, जहां पर हमने साइन का ग्राफ दिखाकर बताया था कि पहले इंक्रीज हो रहा, फिर डिक्रीज हो रहा, फिर इंक्रीज हो रहा, फिर डिक्रीज हो रहा, तो वो लॉजिक अगर यहाँ पर हम देखें 0 से पाई में, यहाँ पर लिखेंगे अंतराल, सीधे हम लोग लिखेंगे अंतराल 0 से π/2 में फलन वर्धमान है। अंतराल π/2 से पाई में फलन निरंतर, यहाँ पर निरंतर लगा देते हैं, ठीक है, निरंतर फलन निरंतर ह्रासमान है। इसलिए अंतराल, अब यहाँ पर देखिए, जब हमने इस अंतराल की बात की तो पॉजिटिव, इस अंतराल की बात की निगेटिव। अंतराल तो एक ही है ना, 0 से पाई, पहले फलन बढ़ रहा, फिर फलन घट रहा, यानी कि उसी में बढ़ रहा, उसी में घट रहा। तुमने ऐसी कंडीशन को बताया था, फलन ना तो वर्धमान होता है ना तो ह्रासमान होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए अंतराल 0, पाई में फलन ना तो वर्धमान और ना तो ह्रासमान होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड भी हम लोग जान लेंगे। तो पहले आप फर्स्ट मेथड को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड मेथड पर चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम रब करेंगे, हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान है, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग उसे कर सकते हैं। किस प्रकार से, ग्राफ की सहायता से, ग्राफ की सहायता से। ठीक है, चलिए देखिए, ये होगा आपका सेकंड मेथड। सेकेंड मेथड, जो हमें फलन दिया गया उस फलन को हम लिख लेंगे sin x। अब sin x का आपको ग्राफ जरूर बनाना होगा। ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, हमें जरूरत तो केवल यहाँ से यहाँ तक के अंतराल की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको मिलता है 0, यहाँ पर मिल जाता है π/2, यानी यहाँ पर इसके सीध में π/2,
और ये रहा आपका पाई। अब यहाँ पर आप खुद देखिए, ग्राफ पहले बढ़ रहा, पहले ग्राफ बढ़ रहा, फिर ग्राफ घट रहा, पहले ग्राफ बढ़ रहा, फिर ग्राफ घट रहा, यानी 0 से पाई में ग्राफ बढ़ रहा, पाई/2 से पाई में ग्राफ घट रहा। इसका मतलब है 0 से पाई में फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, क्योंकि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए नंबर करके क्या लिखेंगे कि 0 से पाई अंतराल, यहाँ पर लिखेंगे अंतराल 0 से पाई/2 में, 0 से पाई/2 में फलन वर्धमान है, या बोल सकते हैं निरंतर वर्धमान है। फलन निरंतर वर्धमान है। और बी नंबर जो है वो आप देख सकते हैं, जो अंतराल पाई/2 से पाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतराल पाई/2 से पाई में फलन निरंतर ह्रासमान है। और सी नंबर में कहा गया 0 से पाई, तो ये रहा आपका सी नंबर। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख देते हैं, अंतराल 0 से पाई/2 में फलन निरंतर वर्धमान है। यहाँ से यहाँ तक में फलन क्या वर्धमान है। और उसके बाद अंतराल पाई/2 से पाई में फलन निरंतर ह्रासमान है। इसलिए अंतराल 0 से पाई में फलन ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान होगा। ये आपका सेकंड मेथड है। इस प्रकार से भी आप लोग दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, ग्राफ की सहायता से। तो फर्स्ट और सेकंड मेथड में आपको कौन सा अच्छा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान। दो अंतराल हमें ज्ञात करना है जिसमें फलन निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फलन को लिख लेंगे। हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर 2x² - 3x, ये हमें फलन दिया गया है। तो हमें इसका f' निकालना होगा, यानी अवकलन हमें करेंगे इसका x के सापेक्ष। तो f' बराबर 2, इसका हो जाएगा 2x - 3x का हो जाएगा 1, तो f' बराबर आएगा
2 दूनी 4x-3। अब यहाँ पर एक काम आप करेंगे, क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर दिखाएंगे 0, तो यहाँ से आएगा 4x, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 4x-3 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस से प्लस में जाएगा और x का मान आ जाएगा 3/4। ये आपका x का मान है। अब इसे आपको संख्या रेखा में दिखा देना है। मान लेते हैं कि 3/4 कहीं यही मिलेगा और इधर आपका माइनस अनंत तक होता है, माइनस अनंत तक मान, और इधर आपके प्लस अनंत तक होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से 2 अंतराल मिलेगा। एक अंतराल ये माइनस अनंत से 3/4, एक अंतराल 3/4 से अनंत। इसके लिए हमें चेक करना होगा कि कौन से अंतराल में निरंतर वर्धमान होगा, कौन से अंतराल में निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 3/4 से प्लस में। तो 3/4 से प्लस में अगर हम लोग चेक करेंगे, हमें यहाँ पर चेक करना है 3/4 से आगे हमें कहीं पर 1 मिलेगा, क्योंकि 3/4 तो छोटा है, 1 से आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर 1 मिलेगा। यानी x बराबर हम 1 रख कर देखते हैं कहाँ पर, इस फलन में, समीकरण 1 फलन में। तो रखेंगे तो एफ डैश x की जगह पर 1 रखेंगे बराबर 4 × 1 - 3, तो 4 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा इस अंतराल में। ठीक है, उसके बाद इसमें चेक कीजिए, इधर आएंगे तो हमको x बराबर 0 मिलेगा। यानी एफ डैश 0 अगर हम रख के देखेंगे इसमें, तो ये 4 × 0 - 3 यानी माइनस का 3 आएगा, यानी कि ये 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक वैल्यू। अब इस अंतराल में फलन हमारा धनात्मक आ रहा तो निरंतर वर्धमान फलन होगा, इस अंतराल में फलन ऋणात्मक आ रहा तो निरंतर ह्रासमान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ए, निरंतर वर्धमान फलन के लिए निरंतर वर्धमान फलन के लिए कंडीशन ये है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। किसी किसी किताब में यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ जो कि गलत है, किताब मिसप्रिंट है, गलत समझ लीजिए, समझ गए। जो जेन्युइन तरीका है, जो ओरिजिनल है कंटेंट, वो हमने आपको साझा किया, आपसे बताया। ठीक है, और एफ डैश एक्स जो है वो आपका ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे, यानी 4x - 3 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। इसलिए अंतराल कौन सा अंतराल है, 3/4 कामा प्लस अनंत में फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक। अब आगे बी नंबर में निरंतर ह्रासमान होगा, क्योंकि ये अंतराल आपका ये मिल रहा है, तो लिखेंगे निरंतर ह्रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये एफ डैश एक्स जो है वो आपका ये रहा, यानी 4x - 3 ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। किस अंतराल में, इस अंतराल में। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना इसके आगे,
x बिलोंग्स टू क्या अंतराल है 3/4 कामा प्लस अनंत, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 3/4, इस अंतराल में माइनस अनंत से 3/4। तो लिखेंगे इसलिए अंतराल माइनस अनंत से 3/4 में फलन निरंतर ह्रासमान है। ये आपको करना है, ठीक है। आपको कभी भी निरंतर में इक्वल का साइन नहीं लगाना है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल 0 हो गया तो भी फलन वर्धमान हो गया, निरंतर वर्धमान नहीं होगा, निरंतर ह्रासमान हो ही नहीं सकता। हमने आपको कंडीशन बताई हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही सॉल्व करना है। इसमें कहा गया अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान है। सेम टू सेम वही कंडीशन रहेगी। हमें जो फलन दिया गया है, सबसे पहले हम उस फलन को लिख लेंगे, जो कि हमें दिया गया है 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का 7, ये है फलन। अब इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f' बराबर 2x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 3x² का हो जाएगा 2x माइनस 36x का मान 1, 7 का मान 0। तो यहाँ से आएगा f' बराबर 2/6x², 2/6x माइनस 36, ये है। अब इसका हमें थोड़ा से और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। पहले 6 कामन करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का x माइनस का 6। तो घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 मौजूद ही रहता है। ये आपका गुणनखंड है, कक्षा 10 वाला गुणनखंड है ये, ठीक है। और ये हो जाएगा 6। तो आ जाएगा यहाँ से f' बराबर 6, x² x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 6। तो f' बराबर 6, दोनों में कामन आपको x मिल रहा है तो x माइनस 3, इसमें कामन प्लस का 2 मिल रहा है तो x माइनस 3 ही रहेगा। यानी f' बराबर 6, यहाँ से x माइनस 3 आपको कामन दिख रहा है, x माइनस 3, तो बचेगा x प्लस 2, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं f' बराबर 6x माइनस 3 x प्लस 2, ये है। अब इसको हम करेंगे क्या कि f' बराबर दिखा देंगे 0, जो कि आपका हो जाएगा 6x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यदि हम इसे 0 के बराबर दिखाते हैं, यदि x यहाँ पर लिखेंगे, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा 3, ठीक है। और यदि
यदि x प्लस 2 बराबर 0 दिखाते हैं तो x बराबर मिलेगा -2। अब इसे हम संख्या रेखा में दिखा देंगे, संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो यहाँ से आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये होता है ये अंतराल। अब इधर आपको मान लेते हैं यहाँ पर -2 मिल गया, यहाँ पर आपका प्लस का 3 मिल गया। तो यहाँ पर आपके 3 अंतराल बने, एक तो माइनस अनंत से -2, एक -2 से 3, एक 3 से प्लस अनंत। किस अंतराल में फलन कौन सा निरंतर वर्धमान होगा, कौन सा ह्रासमान होगा, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चेक किस प्रकार से करना है, हम इस अंतराल में चेक कर रहे हैं। इस अंतराल में हमें कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, x बराबर मिलेगा इस साइड में। तो -3 की वैल्यू हम लोग उठा के कहाँ पर रखेंगे, इस समीकरण 1 में रखेंगे। -3 को -3 यहाँ पर रखेंगे तो बनेगा क्या, ये पहले सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, ये रफली काम होगा, रफली काम होगा ये। तो क्या आ जाएगा, 6 -3 -3 और यहाँ पर आएगा -3 + 2। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई माइनस माइनस दोनों तो माइनस के हैं, माइनस का 6 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 36, यानी प्लस का है, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला है। अब इस अंतराल में चेक कीजिए, यहाँ से यहाँ में -2 से 3 में आपको 0 मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। x की वैल्यू आप 0 रख के देख लीजिए। जब x की वैल्यू हम इसमें 0 रख के देखेंगे कितना है, 6 और 0 - 3, 0 + 2, हल करेंगे -18 × 2, माइनस का 36 आया, यानी ये आपका माइनस वाला है, ह्रासमान वाला है। इसमें 3 से आगे आपका 4 मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, 4। इस बार 4 रख के देखते हैं इसमें, तो 6 4 + 4 - 3, 4 - 3 4 + 2, तो आएगा 6 × 1 × 6, जो कि आएगा 6 36 प्लस का, इसका मतलब ये आपका प्लस वाला है। हमने यहाँ से अंतराल में अंतराल चेक कर लिया कि किसमें वर्धमान होगा, किसमें ह्रासमान होगा, निरंतर। ये आपका रफली काम है, आप रफली काम करके देख लेना है इसको। ठीक है, तो इसको हम अब रफ कर देते हैं। अब आपको फेयर में क्या लिखना है वो आप समझिए, आपको क्या लिखना है बोर्ड पर कॉपी में वो समझिए। ए नंबर, शुरुआत करते हैं ए नंबर। ए नंबर में निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए, इसमें भी वर्धमान है, इसमें भी वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान के लिए ये है कि f' वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ये आप याद रख लीजिए। इसका मतलब ये है कि f' की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अल्टीमेटली x बिलोंग्स टू -अनंत, -2 यूनियन 3, प्लस अनंत में फलन क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, क्योंकि हमने ये दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद बी नंबर, निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए होगा ये कि f' की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो। 0 से छोटी किस में मिल रही, इस अंतराल में मिल रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2, 3, -2, 3 में क्या है, फलन
अतः फलन निरंतर ह्रासमान है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप लोग पेपर में करके आएंगे तो एग्जामिनर खुश होके एक्स्ट्रा नंबर देने का प्रयास करेगा, लेकिन देगा नहीं। इसलिए नहीं देगा क्योंकि उतने नंबर ही अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, जितने नंबर अलाउ होते हैं उतने ही नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन जांचने वाला खुश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचती रहे। और कल की क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तो कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।